नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के कार्यक्रम शाम के साथ आज की बात में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज 25 जनवरी, कल 26 जनवरी है, कल गणतंत्र दिवस, भारत का 74वां गणतंत्र दिवस कल देश मनाने वाला है। इस बीच में हमारे देश की क्या स्थिति है, इस देश ने क्या विकास किया है, क्या क्या पहलू रह गए हैं, और पूर्व संध्या पर, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर सभी देशवासियों को शुभकामना देने का वक्त है। तो आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में है वरिष्ठ साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता और महाराष्ट्र मुंबई के प्रबुद्ध विद्वान आदरणीय डॉक्टर कृपा शंकर मिश्रा जी। तो सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। धन्यवाद। नमस्कार जी। आज 25 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मिल रहे हैं, तो सर्वप्रथम हम चाहेंगे कि समस्त देशवासियों के लिए आप एक शुभकामना संदेश दें। धन्यवाद आदरणीय नंदन जी। ये आज का दिन 25 जनवरी हमारी राष्ट्रपति महोदया ने भी राष्ट्र के नाम अपना संदेश प्रसारित किया है, लेकिन समूचे देशवासियों के लिए ये बड़े गर्व की बात है कि कल सुबह सुबह जब हम अपना गणतंत्र को उस कर्तव्य पथ पर यथार्थ रूप में देखेंगे, भारत की आत्मनिर्भरता को देखेंगे, भारत के विकसित विकास को देखेंगे, और तब हमें गर्व होगा कि हम अपनी आजादी के और अपनी आजादी के बाद अपने संविधान को एक संविधान पीठ में परिवर्तित करने के उस दिवस को स्मरण करेंगे। आज का दिन यह कोई सामान्य दिन नहीं है। आज स्वतंत्रता पूर्वक अपने फैसले कर सके, अपने निर्णय कर सके। गणतंत्र की पूर्व संध्या पर मैं सभी देशवासियों को, सभी देशवासियों को अपनी तरफ से और इस क्लब की तरफ से, इस चैनल की तरफ से सभी को हार्दिक शुभकामना और बधाई देता हूं। और सभी लोग अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ें, कर्तव्य पथ पर अपने कर्तव्यों को समझें, अपने अधिकारों को समझें और अपने देश को प्रगति के पथ पर ले जाएं। यही मेरी सबसे अपेक्षा भी है, शुभकामना भी है। और इसी के साथ मैं अपनी इस शुभकामना को आदरणीय नंदन जी के पास लिए चलता हूं। आदरणीय नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज चैनल की तरफ से भी मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामना दूंगा, क्योंकि इतने वर्ष बीत गए हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के दिन मैं चैनल की तरफ से भी सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई दूंगा और आशा करता हूं कि हमारा देश इसी तरह से संविधान आधारित और संविधान से संबद्ध रह के खुशहाल जीवन जीता हुआ ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। परंतु इस 74 वर्षों में आज जो स्थिति है उसका परिसीमन करना आवश्यक है, या बैठे हैं तो चर्चा करना आवश्यक है। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि गणतंत्र दिवस के विषय में थोड़ा सा आप चर्चा करें कि गणतंत्र दिवस क्या है, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। देखिए, गणतंत्र दिवस आप तो जानते ही हैं कि बहुत सारे राज्यों का एक समूह है, गण है। समूह, गण मतलब समूह होता है, और इतने राज्यों के समूह को एक छत्र में एक जगह लाने का जो सफल प्रयास सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया। आप जानते होंगे कि हमारे पूरे भारतवर्ष में 365 से अधिक रियासतें थी। उन रियासतों को एक करने की नैतिक जिम्मेदारी, संवैधानिक जिम्मेदारी और देश के लोगों के प्रति जो लोगों की भावनाएं थी, अपेक्षाएं थी, उनके प्रति खरा उतरने की जिम्मेदारी ये हमारे राष्ट्र के उन राजनेताओं पर आधारित थी, उनके कंधों पर थी कि वो भारत को कितना बड़ा और कितना व्यापक बना सकते हैं। बिल्कुल। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि 1947 के बंटवारे में हम दो भागों में बट गए, लेकिन उसका भी बड़ा मायने था। कुछ लोगों के विचार में, कुछ लोगों के संदर्भ में अलग अलग मत हो सकते हैं देश के बंटने की, लेकिन जो भी हुआ
शायद उस समय की ऐसी आवश्यकता रही होगी, राजनेताओं ने, हमारे राजनीतिज्ञों ने ऐसा सोचा होगा। परिस्थितियां भी रही, जी जी, परिस्थितियां भी ऐसी रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, परिस्थितियों के कारण ही ये सब संभव हुआ। अगर ये परिस्थितियां न हुई होती, हो सकता है उसमें व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वार्थ भी रहे हो। ये तो राजनीति तो ऐसी चीज ही है कि बिना व्यक्तिगत स्वार्थ के राजनीति करना भी, जैसे सत्ता का मद हो जाता है, आदमी को सत्ता पाने का मद हो जाता है, सत्ता पाने के लिए मद हो जाता है। तो बहुत सारी स्थितियां परिस्थितियां बदलती रहती हैं। और उस समय जब हम गुलामी की दास्तां में जकड़े हुए थे, तो सबसे पहले हमारे सामने प्रश्न था कि हम आजाद कैसे हो। आजाद हो तो हमारा संविधान कैसे बने। संविधान में इतने सारे सदस्य, इतना सारा समय जो लगा, तो देश के लोगों के लिए लगा, देश के लोगों के अधिकार और कर्तव्य की सुरक्षा के लिए लगा। और तभी तो हमारा संविधान सार्वभौम सत्ता को प्राप्त हो सका। तो आप मोटे मोटे तौर पर जो हमारे देशवासी जाने, वो ये है कि हमारा गणतंत्र जो है, ये हमारे राज्यों का समूह है, जिसमें भारत को रिपब्लिक और गणतंत्र घोषित किया गया हमारे संविधान में भी। और हमारे जितने राजनेताओं के कार्य थे, जो अद्भुत बलिदान और शौर्य उन्होंने उस समय दिखाया, वो उसका आज का परिणाम है कि आज हम एक गणतंत्र भारतवर्ष है। और इस गणतंत्र भारतवर्ष में बहुत सारे राज्य हैं, बहुत सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, और बहुत सारी हमारी सीमाएं हैं। उन सीमाओं को हम आज उसी नाम से संबोधित करते हैं। आज हमारा संविधान लागू हुआ, आज हम स्वतंत्र रूप से अपने संविधान को लागू कर सके, ये गणतंत्र के मायने हैं। नंदन जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस बात को समझ भी पाया और आगे भी दर्शक भी समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि एक्चुअली 15 अगस्त 1947 के बाद 26 जनवरी 1950 क्या था। तो आपने बहुत सही तरीके से इस चीज़ को कहा कि संपूर्ण देश को एक डोर में बांधने के लिए जो भारत का संविधान बना और उसका जो कार्यकाल प्रारंभ हुआ, वह दिन आज था। और उस दिन की शुरुआत 26 जनवरी, जो आज तक हम लोग मनाते हैं। अब बात ये आती है कि 26 जनवरी भारत के गणतंत्र का श्रेय हम किसको किसको दे सकते हैं उस समय के? नहीं, देखिए, श्रेय तो अब अगर आप संविधान पीठ के सदस्यों की करें तो 384 सदस्यों की संविधान पीठ थी। हाँ जी। और उस पीठ में सारे लोगों ने अपनी अपनी भूमिका निश्चित की थी। राजेंद्र प्रसाद जी हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उस संवैधानिक पीठिका के अध्यक्ष थे। हाँ, प्रथम राष्ट्रपति थे जी, प्रथम राष्ट्रपति भी थे, और हमारे संविधान के एक तरह से वो राष्ट्रीय अध्यक्षता भी कर रहे थे। हमारा संविधान बन रहा था। हाँ। तो ये अलग बात है। और लेकिन उस समय जो प्रमुखता से बाबा साहब अम्बेडकर की, जो उस समय कानून मंत्री थे, और इसलिए उनके सानिध्य में, उनके प्रभुत्व में ये सारी जो हमारे सदस्य थे, इन लोगों ने मिलकर हमारे भारतवर्ष के संविधान का निर्माण किया और बहुत बारीकी से इसको अपने पक्ष पर रखा, जिसका आज तक हम लोग संविधान को मानते आ रहे हैं और जानते आ रहे हैं, और इसके लिए स्वयं को समर्पित करते आ रहे हैं। बिल्कुल, उस समय के कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का, और उस समय के जो समिति है उसकी अध्यक्षता कर रहे राजेंद्र प्रसाद जी का, सभी की भूमिका सामूहिक रूप से बड़ा एकात्मकता के साथ थी। तभी ये संभव हो पाया कि 365 रियायत एक साथ आई और 384 लोगों का मत एक साथ होके भारत को एक अनोखा संविधान प्राप्त हुआ। ये बहुत खुशी की बात है। और इस बीच में कई ऐसे पहलू हैं। देख लीजिए, आज़ाद हिंद फौज, चूँकि अभी 23 तारीख को ही नेताजी का जन्मदिन था। नेताजी के रूप में अगर हम आज भी किसी को शब्द से, किसी के सूचनाबद्ध तरीके से किसी को हम पहचानते हैं तो सुभाष चंद्र बोस जी को है। तो नेताजी का जन्मदिन 23 तारीख को है। उनकी आज़ाद हिंद फौज ने भी देश के लिए बहुत कुछ किया था। अभी 23 तारीख को राष्ट्र स्तरीय जहाँ जहाँ उनके कार्यक्रम हुए, सभी जगह पे उनके लिए न्याय की मांग की गई। आपके स्तर से आपको क्या लगता है, सुभाष चंद्र बोस जी को और उनकी उस सेना को, जिसमें 60,000 सैनिक थे, जिसमें 25 से 26,000 लोग अपना शहीद हुए थे, उन सबको क्या न्याय मिला है क्या? उसके विषय में थोड़ा मैं चाहूंगा आपसे। अगर आप नंदन जी इस बात को लेकर के ध्यान में आगे बढ़े कि आजादी के पूर्व जितने लोगों ने भी अपने देश के प्रति अपना बलिदानी स्वभाव रखा, सब कुछ समर्पित कर दिया, घर परिवार समाज सब कुछ,
यहां तक कि अपने जीवन जीने की आवश्यकताओं को आहुतियों के द्वारा जला दिया। बिल्कुल। हमें नहीं रहना है आजादी के अलावा, हमें आजाद भारत चाहिए, ये संकल्पना समूचे देशवासियों की थी। अगर एक एक व्यक्ति के अपेक्षाओं का भारत अगर आप देखें तो हम अब भी कह सकते हैं कि वे अपेक्षाएं हमारी अधूरी हैं। बिल्कुल। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन अपेक्षाओं पर हम सतत आगे बढ़ रहे हैं। ये सही है कि सुभाष चंद्र बोस वो एक अलग व्यक्तित्व के महापुरुष थे, जिन्होंने अपने राष्ट्र के लिए अपना परिवार नहीं देखा। उन्हें आईएएस में, आप जानते हैं कि आईएएस उस समय भारत के बाहर जिसकी परीक्षाएं होती थी और वहां से चयनित किया जाता था, उन्होंने वह नौकरी पाने के पश्चात भी छोड़ दिया। बिल्कुल। गांधी जी एक बैरिस्टर थे और साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद उन्होंने निर्णय किया कि हम अपने देश की आजादी के लिए ही कार्य करेंगे। नेहरू जी थे, आप जानते हैं कि राज परिवार से जुड़े रहे, एक तरह से बड़े घराने के लोग थे। उनकी संकल्पना की जाती थी कि उनके कपड़े पेरिस से धुलवा कर आते थे, लेकिन उन्होंने इन सब चीजों का त्याग कर दिया। तो देश के राजनेताओं ने या अन्य जितने भी हमारे शहीदी या नरम और गरम दल थे, जितने भी समाज के सबसे निचले स्तर के व्यक्ति थे, सबने अपने देश के लिए अपनी अपनी आहुतियां दी है, अपना अपना बलिदान दिया है, अपना अपना समर्पण किया है। लेकिन सबकी अपेक्षाओं पर आज भी भारत को खरा उतरने की जरूरत है। उनके लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। सुभाष चंद्र बोस के विषय में मैं इतना कह सकता हूं, उनका आजाद हिंद फौज बनाना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद के नाम से एक ऐसी संस्था का, स्वायत्त संस्था का निर्माण कर देना और भारत को स्वतंत्र घोषित कर देना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले लेना, ये सुभाष चंद्र बोस के अपने आजादी का जो उनका मापदंड था, आजादी को कैसा महसूस करते थे, ये हमें अवगत कराता है। हमें आज यह महसूस करने की जरूरत नहीं है कि उनका जन्मदिन था या उनकी पुण्यतिथि थी। आज हमें उनके कार्यों के लेखा जोखा करने की जरूरत है कि उन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, हमारे देश के लिए स्वयं की आहुति दे दी। आज तक भी ये रहस्य का विषय बना हुआ है कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। यह अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। कितने लोग तो ये कहते हैं कि सुभाष जी आज भी जीवित है, कितने लोग तो ये कहते हैं कि शायद प्लेन क्रैश में वो नहीं रहे थे, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने जितना कम समय अपने जिंदगी का अपने राष्ट्र को दिया वो अद्भुत था, अभूतपूर्व था। और मैं अगर आप कहें तो उनके विषय में कुछ लाइनें मैं अगर आपको इंगित करके कहूं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, अनुपम, अद्भुत और चमत्कार का शिखर बिंदु कह सकते हैं सुभाष चंद्र बोस को। वाह वाह। अनुपम, अद्भुत और चमत्कार का शिखर बिंदु कह सकते हैं। पांडित्य, प्रखर, विद्वान, प्रवर, जय हिंद उसे कह सकते हैं। वाह वाह, बहुत। पांडित्य, प्रखर, विद्वान, प्रवर, जय हिंद उसे कह सकते हैं। अपने दम पर जिसने रण में अंग्रेजों को ललकारा था, वाह वाह। अपने दम पर जिसने रण में अंग्रेजों को ललकारा था, आजाद हमारा देश करो, कितना उनको धिक्कारा था। वाह। आजाद करो, आजाद हमारा देश करो, कितना उनको धिक्कारा था। छल छद्म युद्ध का बंद करो, छल छद्म युद्ध का बंद करो, हमको अपना हक लेने दो, तुम भी वापस ब्रिटेन जाओ, हमको स्वदेश में रहने दो, तुम भी वापस ब्रिटेन जाओ, हमको स्वदेश में रहने दो। मैं भी सदस्य हूँ भारत का और स्वतंत्रता सेनानी हूँ, चाहे जितनी आहुति ले लो, चाहे जितनी आहुति ले लो, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ। प्राणों की चिंता नहीं मुझे, प्राणों की चिंता नहीं मुझे, अधिकार तुम्ही से छीनेंगे, हमको स्वराज्य मेरा दे दो, हमको स्वराज्य मेरा दे दो, हम लहू तुम्हारा पी लेंगे, हम लहू तुम्हारा पी लेंगे। ये उनका संदेश देश के नाम, राष्ट्र के नाम, और ये उनकी संकल्पना थी।
यह उनका अद्भुत शौर्य था। नंदन जी। बहुत ही सुंदर रचना और भावपूर्ण ढंग से आपने सुनाई भी, बहुत अच्छा लगा। समय सीमा है, मैं चाहूँगा कि अब एक अंतिम हम लोगों को कार्यक्रम समापन की ओर है। कुछ ऐसे चंद सवाल जो आज की स्थिति में आपके हिसाब से जो देश के सरकारों से या होने चाहिए, कुछ ऐसी मांग गणतंत्र दिवस के दिन अगर आपकी तरफ से मैं पूछूं कि क्या होना चाहिए इस देश के लिए जो परम आवश्यक आपको लगता है, तो कुछ चंद मिनटों में आप अगर कुछ बताएं तो बड़ा। आपकी आवाज नहीं आ रही। हमारा देश जब अपने अधिकार की मांग करता है तो हमें अपने कर्तव्य को विस्मृत नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था कि अधिकार और कर्तव्य हमारे संविधान के मौलिक अधिकारों में है। अब ये मौलिक अधिकार दोनों हैं, एक तो नहीं है। बिल्कुल। तो दोनों में सामंजस्य बिठाना हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी है, हमारे सरकारों की भी जिम्मेदारी है। लोग अपने अधिकार से वंचित न रह जाएं, ये सरकार आश्वासन दे और लोग अपने कर्तव्यों को करें, ये हमारे देश के नागरिक सोचें। दोनों मिलकर एक अधिकार देगा, एक कर्तव्य करेगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारा देश प्रगति के पथ पर विकसित विकास कहलाएगा। विकसित विकास जो हमारे भारत की परिकल्पना है, संकल्पना है। दूसरी बात मैं और कहूंगा कि जब 26 जनवरी गणतंत्र, जब तिरंगे को लाल किले से फहराया जाता है, तो 4 लाइन में जरूर कहूंगा, और ये हमारी एक राष्ट्रीय संविदा और मूल तत्व भी है हमें हमारे तिरंगे के प्रति। मैं 4 लाइन जरूर आपको कहूंगा, फिर जैसा समय रहेगा आप आदेश देंगे, मैं वैसे आगे बढ़ूंगा। हाँ जी। इस तिरंगे के जो 3 रंग हैं, वाह वाह, उस पे धड़कन धड़कती है मेरी। बहुत खूब। इस तिरंगे के जो 3 रंग हैं, उस पे धड़कन धड़कती है मेरी। बहुत खूब। अपनी पहचान मैं क्या बताऊं, वाह। इस तिरंगे से पहचान मेरी, इस तिरंगे से पहचान मेरी। वाह। और 4 लाइन में कहूंगा। बोलिए बोलिए। सैनिकों की कसम का कफन है, ये तिरंगे के लिए है, ध्यान रखें जी। सैनिकों की कसम का कफन है, उनके अभिमान का यह वसन है, उनके अभिमान का यह वसन है। जिस तिरंगे में लिपटी हो अर्थी, वाह वाह, जिस तिरंगे में लिपटी हो अर्थी, मौत होती कहाँ वह अमर है, मौत होती कहाँ वह अमर है, मौत होती कहाँ वह अमर है। नंदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस पूर्व संध्या के कार्यक्रम को दोनों ही बंद के माध्यम से बहुत ही सुंदर बना दिया। अब समय हो चला है, अब मैं श्रोताओं से इजाज़त लूँगा, और उसके पहले इतना ज़रूर कहूँगा कि आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि हम गणतंत्र दिवस के दिन हमारे मौलिक अधिकार की अगर बात करें तो मौलिक कर्तव्य को भी याद करें, हम अपने तिरंगे का सम्मान करें, और उसी के साथ हमारे देश को गणतंत्र जो शब्द की संज्ञा रिपब्लिक इंडिया की दी गई है वो एकता की है, समायोजन की है, जोड़ने की है। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम समाज को किस तरह से, जब हमारे पूर्व नेताओं ने 365 रियासतों को जोड़ के गणतंत्र भारत बनाया, तो हम लोग अलग ना होके आपस में एक दूसरे से जुड़ के नया आयाम बनाएं। इसी शुभकामना के साथ गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सभी श्रोताओं से धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नंदन जी, आपको भी बहुत बहुत
This program is co-sponsored by Sunmoon Pharmaceuticals Private Limited. It is involved in the manufacturing of productive pharmaceutical materials, drug intermediates, and 65, Tarapur MIDC 401506. नमस्कार दोस्तों, एशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। एशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।